Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In this lecture we are going to discuss about the remedies of overcapitalization. But before that I would like to discuss the meaning of overcapitalization first. देखो जनरली क्या होता है, हम ना ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर मीन्स हम ऐसा सोचते हैं कि एक्सेस होगी कैपिटल, राइट, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. ठीक है. द टर्म ओवर कैपिटलाइजेशन इज मिसअंडरस्टूड टू मीन द एक्सेस ऑफ कैपिटल. जनरली हम क्या सोचते हैं, ओवर मतलब एक्सेस, कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटल. तो हम एक मिसअंडरस्टूड है हमारे लिए, ये मतलब मिथ बन चुका है कि ओवर का मतलब एक्सेस है यहाँ पे, और हम ऐसा सोचते हैं कि कंपनी के अंदर एक्सेस में कैपिटल होगी, बट एक्चुअल में ओवर कैपिटलाइजेशन का ये मीनिंग नहीं होता. ठीक है. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ओवर कैपिटलाइज्ड कंसर्न्स हैव बीन फाउंड शॉर्ट ऑफ फंड्स. और एक्चुअली में क्या होता है, इन कंपनीज के पास, जो ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनीज होती हैं, इनके पास फंड्स की शॉर्टेज होती है. ठीक है ना. In fact, overcapitalization refers to that state of affairs where a company earns less than what it should have earned at a fair rate of return. देखो, जो कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, ठीक है, उससे जो उसका फेयर रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए था, कंपनी जब उससे कम अर्न करती है, दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन. मतलब आपने कैपिटल तो ओवर लगा दी है, बट उससे रिटर्न जो मिल रहे हैं वो आपको कम मिल रहे हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक, दैट इज रेमेडीज फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन. आई थिंक इसका ओवर कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्लियर होगा. ठीक है ना. जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर रखा है. ठीक है. आज हम कर रहे हैं डिस्कस रेमेडीज. देखो, द एविल इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन are so grave that the management should take immediate steps to remedy the situation as soon as the symptoms of overcapitalization are noticed by them. आज के टाइम पे जो ओवर कैपिटलाइजेशन के इल इफ़ेक्ट्स हैं इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना, वो इमीडिएट स्टेप्स लेना पसंद करती है ताकि इस सिचुएशन को वो क्या कर सके, रिमूव कर सके. जैसे ही उन्हें कोई भी सिम्टम मिलता है, कोई रियलाइज़ होता है कि कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो रही है, उनके नोटिस में जैसे ही बात आती है, वो इमीडिएट स्टेप्स लेने के लिए अपनी एफर्ट्स लगाते हैं, राइट. The situation of overcapitalization may be remedied by taking the following measures. अब हम जो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अराइज तो हो गई, आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है, कैसे इससे रेमेडी कर सकते हो, तो आपके पास कुछ ही 6 स्टेप्स आएंगे. ठीक है. इनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को दूर कर सकते हो. ठीक है. इनमें से कुछ ऐसे स्टेप्स भी आएंगे जो आपके लिए मतलब हम बोल सकते हैं रेलिवेंट नहीं है. रेलिवेंट इन द सेंस कि प्रैक्टिकल उनका एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे आपके जो हमें रेलिवेंट भी हैं हमारे लिए, प्रैक्टिकली भी हैं हमारे लिए, फिजिबल भी होते हैं. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेट्स. आप अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को रिड्यूस करके भी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो. सेकेंड, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. देखो, जैसे हम देते हैं ना 10% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है, तो आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हो अगर आप चाहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन को रिड्यूस करना. ठीक है, या फिर रिमूव करना. थर्ड वन इज रिडम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स. जो आपके हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें रिडीम कर दो. ठीक है. हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जब आप रिडीम करते हो ना तो आपको काफ़ी अमाउंट चाहिए होती है. ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास रिडक्शन इन द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स. जो आपकी पार वैल्यू है शेयर्स की, लाइक पहले आप शेयर्स 10 रुपीज़ का देते थे, ठीक है, अब आप उसे 5 रुपीज़ का कर दो. ठीक है. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका बेनिफिट होगा आपको. नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर्स. लाइक आपके पास अर्लियर 50,000 शेयर्स थे, ठीक है, आप उसे रिड्यूस करके 10,000 कर दो, तो आप ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. प्लोइंग बैक का मतलब क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है. मीन्स देखो, जब आपको कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. या तो आप अपने पास एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स रख लोगे,
ठीक है ना, उन्हें प्लो बैक कर लोगे प्रॉफिट्स को, मतलब अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रखी, और जब आपको लगेगा कोई अपॉर्चुनिटी आई है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, तो आप उसे वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये होता है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, या तो आप रिटेन्ड अर्निंग्स कर लो, या फिर आप क्या कर लो, डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू योर शेयर होल्डर्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो बेस्ट रेमेडी क्या है, आप अपने प्रॉफिट्स को प्लो बैक कर लो, मीन्स रिटेन करके रख लो अपने पास। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन। फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेट्स। देखो, जब आप अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को रिड्यूस कर दोगे ना, तो क्या होता है, आपकी जो एक लाइबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन भी रिमूव हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं रेमेडी है ये अच्छी। ठीक है, देखो, हालांकि ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अगर देखो तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ। देखो, इट इज सजेस्टेड दैट ओवर कैपिटलाइज्ड फर्म्स शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स टू ब्रिंग देयर कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग कैपेसिटी। हालांकि ये सजेस्ट किया जाता है कि जो ओवर कैपिटलाइजेशन फर्म्स होती है ना, उनको रिड्यूस कर देना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म डेट की अमाउंट को, ताकि वो जो उनकी कैपिटलाइजेशन है वो कहाँ अपने मैच कर सके अर्निंग कैपेसिटी के साथ। ठीक है, बट दिस मेथड सीम्स टू बी इम्प्रैक्टिकल। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डेट्स, जब आपने डेट को पे करना होता है तो एडिशनल मनी इज रिक्वायर्ड, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा में चाहिए होगा, और वो एक्स्ट्रा जो मनी है वो आप कहाँ से प्रोक्योर करोगे? या तो आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, ठीक है, आपने अपनी फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स किया होगा, या फिर आप न्यू इश्यूज को, फ्रेश इशू को शेयर्स को इशू कर सकते हो। ठीक है, तो अब दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, आपको क्या चाहिए, अच्छी एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन कंपनी तो ऑलरेडी क्या है, ओवर कैपिटलाइज्ड है, मीन्स कंपनी की अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, तो रिटेन्ड अर्निंग का तो आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी लो अर्न कर रहे हो, तो आप उसमें से भी क्या रिटेन कर लोगे? ठीक है, और जब आप कंपनी को इशू कर रहे, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है उसकी अगर हम बात करें, तो कौन आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा अगर आपकी कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में है? ठीक है ना, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं प्रूव हो रही हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स आप तभी कर पाओगे जब आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, सिचुएशन में आप क्या हो, आप तो ऑलरेडी क्या हो, ओवर कैपिटलाइज्ड हो, मीन्स आपकी अर्निंग्स ऑलरेडी कम है आपकी इन्वेस्टमेंट से, तो रिटेन्ड अर्निंग्स तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इशू कर लो अपने शेयर्स को। अब सपोज मैंने इशू कर दिया, लेकिन मेरी कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है, रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स एडिक्वेट नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी मेरे शेयर्स को परचेज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एक ही ऑप्शन बनता है कि मैं डेट को अपने पे कैसे करूं, एक और डेट लेके, ठीक है, बाहर से बोरिंग करी और फिर हमने उसे डेट को पे कर दिया। तो ये हम बोलते हैं कि हम सजेस्ट तो करते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स को रिड्यूस कर दो, बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकली की, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। ठीक है, देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया है, सिंस द प्रॉफिट्स ऑफ सच कंसर्न्स आर एक्सट्रीमली लो, प्रॉफिट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू हैव रिटेन्ड अर्निंग्स, और अब उनके पास रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए ऑप्शन रहता ही नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट, they will also find it extremely difficult to issue new shares because public response to their issues might be very poor because of their poor earnings. कंपनी की अर्निंग्स अच्छी नहीं है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कैसे करेंगे अपने शेयर्स के प्रति? ठीक है ना, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट में ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, आप डेट से पैसा रेज करो। सेकेंड वन इज रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जो आप अपने डिबेंचर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ योर इंटरेस्ट, तो आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स अर्निंग पोजिशन एंड ओवर कैपिटलाइज्ड कंसर्न शुड स्लैश डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, फॉर दिस पर्पज, अब रेट ऑफ, अगर आपने इंटरेस्ट को रिड्यूस करना है डिबेंचर्स के, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स मस्ट बी मेड एग्री टू एक्सेप्ट
न्यू डिबेंचर्स कैरिंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ल्यू ऑफ देयर ओल्ड डिबेंचर्स। तो सबसे पहले आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को मनाना पड़ेगा, एग्री करवाना पड़ेगा कि वो न्यू डिबेंचर्स को एक्सेप्ट करें जिनके ऊपर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओल्ड डिबेंचर्स। सपोज पहले आप 15% दे रहे थे, ठीक है, तो अब आप क्या कर दोगे, 10% कर दिया या 12% कर दिया, तो आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना रिड्यूस। पहले आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को एग्री करना पड़ेगा कि क्या हम अपने जो डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे रिड्यूस कर दें। बट इन ऑर्डर टू इंड्यूस देम टू एक्सेप्ट द न्यू डिबेंचर्स, द डिबेंचर्स विल हैव टू बी ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट। देखो, अब डिबेंचर होल्डर्स के लिए तो उनके लिए इनकम क्या है, इंटरेस्ट। अगर आप उनसे विलिंगली पूछोगे कि क्या हम आपका इंटरेस्ट कम कर दें, तो क्या वो एग्री करेंगे, अपनी कंसेंट देंगे? आप खुद सोचो, अगर आपकी इनकम है सपोज 15 रुपीज़ इनकम हो रही है, तो मैं आपको बोल रही हूँ आपकी इनकम 10 कर दूँ, तो आप ऑब्वियसली नो बोलोगे ना अपने रिस्पॉन्स में। तो आप येस कब बोलोगे, अगर आपका कुछ बेनिफिट उसके साथ अटैच होगा। तो इसी सिचुएशन में बोला गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डिबेंचर होल्डर्स इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, तो आपको जो डिबेंचर्स है वो ऑफर करने पड़ेंगे एट अ डिस्काउंट, ठीक है। अब ये भी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि आपको तो लॉस हो रहा है, या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हो तब भी लॉस हो रहा है, या फिर अगर आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो भी लॉस है। तो ये भी क्या है, ये रेमेडी भी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं प्रूव हुई है, ठीक है। तो थर्ड क्या आता है आपके पास, रिडम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनका डिविडेंड रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप उन्हें क्या कर दो, रिडीम कर दो, ठीक है, उनको पे ऑफ कर दो। इट इज सजेस्टेड दैट द प्रेफरेंस शेयर्स कैरिंग हाई रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी रिडीम्ड सो दैट द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में इंक्रीज। ताकि अब हम रिडीम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले आप प्रेफरेंस होल्डर्स को दे रहे थे, अब वो पैसा किसके लिए बच जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और उससे क्या होगा, इन मार्केट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो भी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। बट दिस में ऑल्सो नॉट प्रूव यूजफुल। अब ये भी यूजफुल नहीं है। रीज़न क्या है, जब आप रिडीम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, तो आपको अमाउंट चाहिए होती है रिडम्पशन के लिए, ठीक है, जो कि क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, तो ये भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव आपकी रेमेडी नहीं मानी गई है, ठीक है। देखो, अभी तक हमने 3 रेमेडीज़ करी हैं। रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये भी हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं प्रूव हुई। फिर हमने क्या किया, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सेम, नॉट सच इफेक्टिव। देन हमने क्या किया, रिडम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन ये भी आपके लिए ज़्यादा क्या नहीं हुई है, प्रूफ बेनिफिशियल प्रूफ नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास, रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखो, अब पार वैल्यू क्या होता है कि आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कितने रुपीज़ के, आप एक शेयर को कितने रुपए में आप सेल कर रहे हो या फिर इशू कर रहे हो, ठीक है। देखो, अभी हम पढ़ते हैं, समटाइम्स द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इज रिडीम बाय रेमेडीड बाय रिड्यूसिंग पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। इट इज टर्म्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल। देखो, जब आप अपने शेयर्स की जो पार वैल्यू होती है, अगर आप उसे रिड्यूस कर देते हैं ना, तो हम इसी को बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, या फिर ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल, सॉरी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल। देखो, कंपनी सपोज 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही थी और एक शेयर था आपका 100 रुपीज़ का, ठीक है। कंपनी इशू कर रही थी 10,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, और उसकी एनुअल अर्निंग क्या हो रही है, 60,000, ठीक है। तो एनुअल अर्निंग 60,000 है, तो इट मीन्स जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, मतलब कंपनी का जो रिटर्न मिल रहा है वो 6% होगा, क्योंकि देखो ना, 10,000 इंटू 100 तो कितना हो गया आपका, 10 लाख हो गया, और 10 लाख का 6% कितना हो गया, 60,000। ओके, नाउ इफ द कंपनी रिड्यूसेस द पार वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स बाय 50%, सपोज पहले 100 रुपीज़ का था, अब अगर हम कंपनी 50% का, मतलब 50 रुपीज़ का अगर शेयर इशू करती है, मीन्स 10,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो अब कंपनी की रिटर्न तो देखो सेम रखनी है ना हमने, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर पहले रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 6% था, अब आप उसे रेस करके 12% कर दोगे। मीन्स अगर आप पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करते हैं जितने परसेंट से, उतने ही परसेंट से आपकी क्या होती है, इनकम इंक्रीज हो जाती है।
आपने 50% से क्या किया, इक्विटी शेयर्स की जो पार वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और हमारी जो अर्निंग है वो भी अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 50% वाली से ही, तो डबल कर दिया हमने भी। तो 5 लाख का जब आप 12% करेंगे तो अगेन 60,000। लेकिन जब आपने अट्रैक्ट करना है अपने कस्टमर्स को तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पर आप 12% रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है ना। मेल दोनों को सेम ही रहा है, यहाँ पे भी 6 लाख है, यहाँ पे भी 60,000 आएगा, सेकंड सिचुएशन में भी 60,000 आएगा, बट फर्स्ट वाली सिचुएशन में आपका 6% इंटरेस्ट था, रेट था, और सेकेंड वाली सिचुएशन में आपका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी सिचुएशन। लेकिन अगर आप, ये तभी बेनिफिशियल है अगर आपके शेयर होल्डर्स आपको कंसेंट दे देते हैं तो, ठीक है ना। दिस इज अ फाइन मेथड इफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेडी टू गिव देयर कंसेंट टू इट। एक बार ये दोबारा देखते हैं, रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। Sometimes the situation of overcapitalized is remedied by reducing the par value of shares। ठीक है, कई बार आप अपने पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करके भी क्या कर सकते हो, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल। देखो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, हमारे पास क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 का ईच है, ठीक है। अर्निंग हमारी क्या हो रही है, 60,000, ओके। द कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, हम यहाँ पे हमारा 6%। एक सिचुएशन ये हो गई, ठीक है। अब देखो, अगर अब कंपनी क्या करती है, इफ द कंपनी रिड्यूसेस द पार वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स बाय 50%। अब कंपनी ने क्या किया, 50% से अगर अपने पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर दिया, मींस जब आप 100 रुपीज़ का दे रहे थे, अब आप 50% रिड्यूस, मतलब 50 रुपीज़ का कर दिया आपने, तो अब आपके क्या होंगे, 10,000 इंटू 50, तो कितना जाएगा आपका, 5 लाख, ओके। लेकिन जब आप अपने पार वैल्यू ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज करना पड़ेगा फ्रॉम 6% टू 12%, ठीक है। दिस इज अ फाइन मेथड ऑफ इफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेडी टू गिव देयर कंसेंट टू इट। ये तभी पॉसिबल है अगर आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आपको वो कंसेंट दे देते हैं तो, ठीक है। अगर आपको कंसेंट नहीं देते तो आप अपने आप से ये चीज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्या है, आप अगर अपने नंबर ऑफ शेयर्स को ही रिड्यूस कर दो, सपोज पहले आप 50,000 शेयर्स को क्या कर रहे थे, इशू कर रहे थे, अगर अब आप 10,000 शेयर्स को इशू कर दो, ठीक है, तो भी क्या होता है, आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को रिमूव किया जा सकता है। देखो, द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन कैन ऑल्सो बी करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। Suppose a company is capitalized with 50,000 shares of ₹10 each। पहले क्या था, कंपनी के पास 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितने हो गए आपके पास, 5 लाख, ओके। इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू इशू 1 न्यू शेयर ऑफ 10 ईच इन एक्सचेंज ऑफ 5 ओल्ड शेयर्स, पिछले 5 शेयर्स के बदले में एक्सचेंज में अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम एक शेयर इशू करेंगे। इट मीन्स जहां पर पहले कंपनी 50,000 शेयर इशू करती थी, अब वो 10,000 करेगी, तभी सिचुएशन होगी ना आपकी। देखो हमने क्या बोला है, एक सेकेंड, देखो हमने क्या बोला है, इफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू इशू 1 न्यू शेयर ऑफ ₹10 ईच इन एक्सचेंज ऑफ 5 ओल्ड शेयर्स, जो पहले के 5 शेयर्स थे उनके बदले में अगर एक न्यू इशू शेयर करती है, ठीक है, शेयर को इशू करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, अब आपके पास कितने हो जाएंगे, 10,000 शेयर्स रहेगा तो 10 रुपीज़ का ईच, तो क्या हो गया आपके पास 1 लाख हो जाएंगे टोटल। तो जहाँ पर पहले आपके पास 5 लाख शेयर्स थे टोटल, अब आपके वो रिड्यूस होकर कितने हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ऐसे करके भी आप अपने कंपनी में जो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है ना, इसे आप रिमूव कर सकते हो या फिर कंट्रोल में ला सकते हो, ठीक है। अगेन दिस विल हेल्प द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स रेट ऑफ रिटर्न एंड द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स विल गो अप। तो ऐसे करके कंपनियां कर सकती है, अपने जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अच्छे कर देगी, इम्प्रूव कर पाएगी, और जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो भी क्या हो जाएगा,
राइज हो जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो अ नाइस मेथड लाइक द अबव मेथड प्रोवाइडेड द शेयर होल्डर्स गिव देयर कंसेंट टू इट। ये भी आपका अच्छा मेथड है, रेमिडियल है, इफेक्टिव है, फिजिबल है, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, अगर आपके शेयर होल्डर्स कंसेंट दे दे तो। अगर आपके शेयर होल्डर्स कंसेंट नहीं देते हैं तो अगेन ये आप पॉसिबल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मीन्स जितनी आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स, मतलब जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं आप उसे रिटेन कर लोगे, आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है। इफ द ओवर कैपिटलाइजेशन इज इन इनिशियल स्टेजेस, अगर कोई कंपनी जो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन फेस कर रही है, अगर वो इनिशियल स्टेजेस पर ही है, ठीक है, देन द कंपनी शुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स। तो कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बट शुड री इन्वेस्ट देम इनटू द बिजनेस। तो वो अपने ही बिजनेस में क्या कर दे, उसे इन्वेस्ट कर दे, ताकि वहां से जो आएगा बेनिफिट या फिर इनकम वो क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा जो आपको ओवर कैपिटलाइजेशन से लॉसेज हो रहे हैं। It will increase the earning capacity of the business and problems of over capitalization will be solved। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी को ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है वो क्या हो जाएगी, आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एक बार देखते हैं फटाफट से। देखो फर्स्ट में क्या किया आपने, लॉन्ग टर्म डेट्स को रिड्यूस करना था, लेकिन हमने क्या कहा कि या तो अगर आपने डेट्स को पे करना है तो या तो आप रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करोगे या फिर इशू करोगे अपने न्यू शेयर्स को, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है। क्यों, रिटेन्ड अर्निंग तो आप तब करोगे ना अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स एडिक्वेट होंगे, आपकी ऑलरेडी कैपिटल ओवर कैपिटलाइज्ड हो चुकी है कंपनी, मतलब कैपिटल आप ज़्यादा लगा रहे हो, उससे मिलने वाले रिटर्न आपको कम हो रहे हैं, ठीक है। और या फिर अगर हम बात करें इशू ऑफ न्यू शेयर्स, आपने कंपनी में इशू कर दिए शेयर्स, लेकिन आपकी जो पब्लिक है वो तो सब्सक्राइब तभी करेगी ना जब आपकी इमेज अच्छी होगी। आपकी ऑलरेडी इमेज डाउन है मार्केट में, तो आपके जो इशू करना शेयर्स का वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। सेकंड हमने किया, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स को रिड्यूस कर दो, लेकिन जब आप डिबेंचर्स को मतलब इंटरेस्ट कम देंगे तो आपको उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट्स पर इशू करने पड़ेंगे, अगेन नॉट बेनिफिशियल। फिर आया हमारे पास रिडम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर है जिनके ऊपर आप बहुत ही हाई डिविडेंड पे कर रहे हैं, आप उन्हें रिडीम कर दो, बट अगेन रिडीम करने के लिए आपको फिर से पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो कि प्रोक्योरमेंट जिसका बहुत ही कॉस्टली होता है। फिर हमने किया रिडक्शन इन द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्लियर है ये तो, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। फिर आया रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर्स, पहले आप 50,000 कर रहे थे, अब आप 10,000 दे रहे हो, तो अब आपका ये सिचुएशन रिमूव हो सकती है, ठीक है ना। आपने कैपिटल ही कम कर दिया, रिटर्न तो आपको उतने ही मिलने हैं ना, तो आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर दो ताकि वो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। फिर आता है आपका प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन की जो सिचुएशन है वो इनिशियल स्टेजेस पर है अभी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रॉफिट्स को कंट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आप अपने प्रॉफिट्स को रिटेन करेंगे और उसे री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। इन लास्ट कंक्लूजन, to conclude, it may be said that in the initial stages of overcapitalization, plowing back of profit is the best remedy। अगर आपका जो ये सिचुएशन है ओवर कैपिटलाइजेशन की, अगर ये इनिशियल स्टेजेस पर है तो आपके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो क्या है, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, नेक्स्ट स्टेजेस पर पहुंच चुकी है, तो आप इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स या फिर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। दो चीज़ों को आप रिड्यूस कर सकते हैं, या तो शेयर्स की पार वैल्यू को या फिर नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को कन्विंस करना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि वो इसके ऊपर स्टेप्स लें, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।